हेलो एवरीवन, दिस इज प्रथम शर्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9। वी हैव स्किप्ड चैप्टर 8 व्हिच इज नॉट वेरी रियली इंपॉर्टेंट। आप लेकिन फिर भी उसकी एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। बट लेट्स स्टार्ट चैप्टर 9। चैप्टर 9 व्हिच इज सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। आई होप आपकी बेरक आपके साथ है। इट इज सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस, कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, एंड फॉर गुड बिहेवियर। अच्छा, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का जिक्र अलग अलग एक्ट्स में भी है। यानी कल मैं आर्म्स एक्ट पढ़ रहा था। यूपीएपीओ का पेपर आ ही रहा है। इफ यू आर इन दिसंबर नवंबर 2025, तो आप यूपीएपी की तैयारी कर रहे होंगे, जो एडवोकेट्स हैं ऑलरेडी, जो पास आउट हो चुके। तो मतलब वहां लिखा हुआ है कि यार आर्म्स एक्ट में आप किसको आर्म्स एम्यूनिशन नहीं दोगे, तो जिसके ऊपर बोर्ड लगा रखा है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर के चैप्टर। मैं बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो ऐसे व्यक्ति जिनसे उम्मीद की जा सकती है, जिन पे सस्पिशन है कि ये पीस नहीं बनाए रखेंगे। जैसे कोई जेल में है, कैदी है, अब वो जेल से बाहर निकलेगा तो उससे उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है कि ये सुख शांति चैन बनाए रखेगा। हो सकता है बदले के लिए ढूंढे कि मुझे जेल उसने पहुंचाया, मैं उसको ढूंढ के खत्म करूंगा। तो भाई वो पीस कहाँ से बनाएगा या उससे उम्मीद कैसे करेंगे? तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी लगा रहे हैं उस पर। जैसे बेल बॉन्ड होता है, वैसे हम कुछ पैसा का उस पर दबाव बना रहे हैं कि बॉस तुमने अगर सिक्योरिटी नहीं सॉरी पीस नहीं रहने दिया, गुड बिहेवियर नहीं अपना मेंटेन किया, तो तुम्हारे पैसे चल जाएंगे। फाइन। अब ये चैप्टर जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 125। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। जगह जगह एक्ट्स में इस चैप्टर का जिक्र होता है। अब सीआरपीसी के तहत होता था अभी तक, अब बीएनएसएस के तहत आपको याद रखना है। जो एक्ट्स अमेंड नहीं होंगे वहां आपको ध्यान रखना है। ये चैप्टर 9 बीएनएसएस का की बात हो रही है। एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 125 एंड goes till section 143। 143 आपको याद रखना आसान होगा। 144, धारा 144 नहीं, अब ये 144 मेंटेनेंस का बन चुका है। वो एकदम अलग चैप्टर है। वो चैप्टर 10 का पार्ट है। ठीक है। तो फिर चैप्टर 9 सीधी सी बात है 125 से स्टार्ट होके 143 तक पहुंचेगा। बड़ी खास बात है, रोचक बात है। अब 125 पहले मेंटेनेंस हुआ करता था, अब 125 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड फॉर गुड बिहेवियर है। और इत्तेफाक से अब अगला चैप्टर, पहले भी अगले चैप्टर खैर यही था, पर अगला चैप्टर 144 हो चुका है। 144 भी बड़ा अच्छा खासा नाम, पहले धारा जानी जाती थी, सेक्शन था। ये धारा 144 लगा दी गई है। अब वो बदल चुका है, धारा 144 से 163 बन चुका है। खैर, लेट्स स्टार्ट। तो इस सेक्शन में आपको समझना है कि जो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ये जो हम कह रहे हैं कि बॉस सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज प्रिवेंटिव। हम बचाना चाहते हैं कुछ होने से। ऑब्जेक्ट इज प्रिवेंटिव एंड नॉट प्यूरिटिव। एंड नॉट प्यूरिटिव, उसने कोई अपराध कर दिया, उसके लिए उसको सजा नहीं दे रहे। वो अपराध कोई ना कर दे, उसके लिए हम बचा रहे हैं। वी आर प्रिवेंटिंग। ठीक है। तो दिस इज अ प्रिवेंटिव मेजर। सेक्शन 125 बीएनएसएस। अब ये जो चैप्टर है, इसमें प्राइमरली बहुत सारा आपको नहीं पढ़ना है, मैंने लिख दिया है इसमें। 125 से 143 तक हम 125 से 129 पढ़ेंगे। 125 से 129 तक पढ़ेंगे। दैट इज 3 4 5 सेक्शन हमें पढ़ने हैं। ठीक है। उसमें पहला हम देख रहे हैं 125 बीएनएस, जिसका नाम है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। पीस ऑन कन्विक्शन। ठीक है। मैंने आपसे कहा कि हमें बहुत सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं। हमें 125 पढ़ना है, हमें 125 पढ़ना है, 126 पढ़ना है, 127 पढ़ना है, 128 पढ़ना है, 129 पढ़ना है।
उसमें सबसे अनोखा 125 ही है, क्योंकि ये बाकी जो है ना, इनमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हाथ में ताकत दी है। यहाँ इकलौते केस में जुडिशरी के केस के हाथ में ताकत है, क्योंकि ये इकलौता केस तब अप्लाई हो रहा है जब कन्विक्शन हो जाए। जब अपराधी का कन्विक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप कह रहे हो अब एक काम करो, तो बॉन्ड लाओ, सिक्योरिटी दो, ठीक है, ताकि तुम कन्विक्ट होने के बाद, और कन्विक्ट होने के बाद छूटने के बाद तुम कुछ और ना करो। तो दिस इज अ प्रिवेंटिव मेजर, आई सेड दिस इज अ प्रिवेंटिव मेजर, ठीक। एंड आगे इसमें लिखिएगा आप। वी कैन नॉट we cannot always wait to for things to happen. We cannot always wait for things to happen, things to go wrong, things to go wrong. Therefore, law has, therefore, law has, law provided, has provided, and has endeavored, and has endeavored to provide certain powers, certain powers where where prevention will be will be better than cure। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई हमेशा कानून ये इंतजार नहीं करेगा कि चीजें गलत जाएं और तब जाके हम सेक्शन 35 के अंदर कॉग्निबल ऑफेंस अगर हुआ है तो फिर उसको जाके पकड़े, नॉन कॉग्निबल हुआ है तो उसको बुलाएं, नाम पता लें उसका। तो ऐसा नहीं है, हमेशा हम इंतजार नहीं करेंगे कि चीजें गलत हों तब जाके हम कुछ करें। तो लॉ ने कोशिश की है, एंडेवर किया है, और कुछ ताकतें हमको दी हैं इस इन सेक्शंस में, जिसमें जिसके थ्रू लॉ ये बोलना चाहता है कि बॉस, या लेजिस्लेचर ये बोलना चाहता है बॉस, कि प्रिवेंशन बढ़िया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रिवेंशन? यू मस्ट अंडरस्टैंड, प्रिवेंशन इज समथिंग लाइक टेकिंग अ प्रॉम्प्ट स्टेप टू नॉट द एक्शन हैपन। आप एकदम से कोई स्टेप ले रहे हो, जल्दी में कोई स्टेप ले रहे हो, तुरंत एक स्टेप ले रहे हो कि कुछ हो ना पाए। क्यों? जाहिर सी बात है, पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, पुलिस कैन नॉट रीच एवरीवेयर एवरी टाइम, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग द कंडक्ट, फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग सराउंडिंग्स, अब आपके हाथ पकड़ के साथ तो चलेगी नहीं पुलिस। तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय प्रिवेंशन। लॉ कैन नॉट प्रोटेक्ट यू एवरीवेयर एवरी टाइम। इसी वजह से प्राइवेट डिफेंस का अधिकार और वहां एक्सेप्शंस बीएनएस में, पहले आईपीसी में डाले गए। एंड दैट वुड आल्सो बी आई मीन, अगर आपके साथ अब चलने लगी पुलिस हमेशा, तो फिर लोग कहेंगे कि ये प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का क्या हुआ। तो इसलिए लॉ को कुछ ऐसी चीजें बनानी पड़ती हैं जहां पर लॉ ये कोशिश करता है कि चीजों को प्रिवेंट किया जाए। अब सेक्शन 125 में लिखा गया, लेट्स रीड। अब जो आपको लिखना है, ठीक है। It says when a court of session or court of magistrate of first class convicts a person of any of the offences। जब कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास convicts a person of any of the offences specified in subsection 2 or of abating any such offence and is of opinion that it is necessary। ध्यान से पढ़िए, सेक्शन 125 हम पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है जब कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, पहला क्लास, आप भी बनना चाहते हैं, हम भी बनना चाहते हैं, convicts a person of any of the offences, किसी भी पर्सन को वो कन्विक्ट करता है किसी भी ऑफेंसेस का स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2, या फिर अबेट करने के लिए, और ऑफ अबेटिंग एनी सच ऑफेंस एंड इज
ऑफ ओपिनियन, तो चाहे वो ऑफेंस जो सबसेक्शन 2 में लिखा ही हुआ है या फिर उन ऑफेंसेस को अबेट करता है, of abating any such offense, and is of the opinion that it is necessary to take security from such person, और ये इस ओपिनियन का है कोर्ट कि भाई सिक्योरिटी लेना आवश्यक है फ्रॉम सच पर्सन फॉर कीपिंग द पीस, द कोर्ट में एट एनी टाइम एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस ऑन सच पर्सन, तो कोर्ट जब कन्विक्ट कर रहा होगा, सेंटेंस पास कर रहा होगा ऐसे इंसान पर, ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे अपराधी पर, ऑर्डर हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड, तो बोल देगा कि आप या तो बॉन्ड एग्जीक्यूट करो या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करो। आपने डिफरेंस पढ़ा होगा इस बार नए बीएनएसएस की खास बात यह है कि इन्होंने बेल और बेल बॉन्ड को बता दिया, दर्शा दिया। बॉन्ड इज पर्सनल बॉन्ड, बॉन्ड इज पर्सनल बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड इज श्योरिटी जिसमें हो, कोई और भी आके आपको जो है श्योरिटी दे आपके लिए, दैट इज बेल बॉन्ड, नॉट जेम्स बॉन्ड। फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। खास बात ये है फिल्म्स में जो क्वेश्चन बनेंगे वो यही बनेंगे, कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए। अब कौन से ऑफेंसेस हैं साहब, तो सबसेक्शन 2 में लिखा है एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 11 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता अदर देन चैप्टर 11 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता अदर देन an offense punishable under subsection 193, subsection 196, 197, any offense which consists of or includes assault or using criminal force or committing mischief, any offense of criminal intimidation, any other offense which caused or was intended or known to be likely to cause a breach of peace। 193 जो ए सबसेक्शन ए क्लॉज है, 193, 196, 197, let me see what are these offenses, I'll read them just थोड़ी देर में। And then it is written consists of includes assault, criminal force, तो assault आप जानते हैं, समझते हैं, criminal force आप समझते हैं, mischief आप समझते हैं, नहीं समझते हैं तो बीएनएस में एक बार जाएंगे, पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे। Any offense of criminal intimidation, again आप समझते हैं, intimidation धमकाना। Any offense which any other offense which caused or was intended or known to be likely to cause a breach of peace, breach of peace, okay। Subsection 3, if the conviction is set aside on appeal or otherwise, the bond or bail bond to execute shall become void। Subsection 4, an order under this section may also be made by any, and ये भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, क्या एपलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट इस तरह का ऑर्डर पास कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, यहाँ ही लिखा हुआ है। दो, हाउ कैन यू राइट इट, सेक्शन 125, आप इसको ऐसे लिख लें, सेक्शन 125 बीएनएसएस बात करता है, एक तो 2 तरह के कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, दूसरा कोर्ट जो उन्होंने दिया है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। क्या करते हैं ये, convicts a person of state offenses, convicts a person of stated offenses। कौन से ऑफेंसेस हैं तो हम देखेंगे, स्टेटेड में कौन कौन से हैं, विल जस्ट सी, ठीक है, या फिर कन्विक्शन ऑफ ईदर डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस और ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस, कन्विक्शन ऑफ ईदर डूइंग दैट ऑफेंस और ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस। एंड क्यों बॉन्ड बना रहे हैं, बिकॉज इट इज necessary for keeping the peace, ठीक है, तभी इसको हम क्या कह रहे हैं, पीस बॉन्ड, तभी हम इसको पीस बॉन्ड बोलते हैं। एंड कितने साल के लिए, व्हाट इज द टाइम पीरियड, 3 साल मैक्सिमम। ये जो
बॉन्ड बनाया जा सकता है जैसे मैक्सिमम फॉर 3 years। ठीक है। नाउ व्हाट आर द ऑफेंसेस? ये तो हुई सबसेक्शन 1 में। दिस इज व्हाट इज सबसेक्शन 1। ये आप चाहो तो ये लिख सकते हो, कब कब वो ऑर्डर करेंगे, एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस ऑन सच पर्सन। Any such offense is of opinion that it is necessary to take security from such person for keeping the peace, support at the time of passing sentence on such person. Order him to execute a bond or bail bond for keeping the peace of such period, not exceeding 3 years. The offense is referred. Now, second, the offenses referred to in subsection 1 are कौन से offenses बोली? Any offense punishable in chapter 11। जहां तक chapter 11 offense against state है, I have not seen it, but make sure। other than मतलब इन तीन को छोड़ के 196, 197, 193 सबसेक्शन, इन तीन को छोड़ के चैप्टर 11 में जो भी ऑफेंसेस, ऑल ऑफेंसेस है ना, ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 11 BNSS except under section 193(1), 196, 197, इनको याद कर लो, ज्यादा बेहतर है। याद करने को रटना नहीं है, जितनी बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चंस कहीं से भी बनते हैं, ठीक है। एनी ऑफेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ और इंक्लूड्स असॉल्ट, तो असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स और मिस्चीफ, ये तीन हो गए। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सी इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, याद करने का मतलब ये नहीं रटना है। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ वैसे आप भी अपनी कॉपी पे लिखिए, आपको याद रहेगा, मेमोरी में क्लिक रहेगा। अगर प्रीलिम्स में आता भी ऐसा कुछ सवाल, यू विल जस्ट रिमेम्बर कि हाँ बॉस यही था। एनी अदर ऑफेंस व्हिच कॉज्ड और वाज इंटेंडेड और नोन लाइकली टू कॉज, क्या लिखा हुआ है, एनी अदर ऑफेंस or was intended or known to be likely to cause a breach of peace. So any other offense which may breach peace, any other offense which may breach peace, this is what is written। अब इन ऑफेंसेस को, ठीक है, इन ऑफेंसेस को जो 4 कैटेगरी आपने लिखी है, इन 4 कैटेगरी में चैप्टर 11 का कोई भी ऑफेंस हुआ, कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ जिसमें असॉल्ट इंक्लूड हो रहा है, क्रिमिनल फोर्स यूज किया गया है, includes any offense which includes, है ना, any offense which includes, any offense, लाओ मैं अच्छे से ऑर्डर देता हूँ उसको। just a minute guys। सबसेक्शन 3 आप यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ बी के थोड़ा सा ऊपर लिख लेना, of any offense which includes assault or use of criminal force और committing mischief, यानी किसी और ऑफेंस का ये पार्ट भी बनते हैं, देन ऑल्सो। यहाँ any offense which includes assault, यहाँ पे डाल दिया हमने, और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स और
कमिटिंग मिसचीफ, कमिटिंग मिसचीफ। अपने नोट्स ऐसे बनाइए कि आपको कॉपी ना खोलनी पड़े बार बार, आप नोट से ही पढ़े और आपका काम हो। ठीक है। थर्ड, थर्ड 125 थर्ड, अगर अपील में जाके कन्विक्शन सेटिस्फाइड होता है, आप अपील में गए और कन्विक्शन इज सेट असाइड, तो जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड है या बेल बॉन्ड है, दैट विल बी वॉइड। ठीक है। 125(4) क्या कह रहा है? एपलेट कोर्ट एंड रिविजनल कोर्ट के पास भी also will have power to make order for peace bond। उन्होंने मान लो आपको दोषी पाया, तो वो भी ये पावर यूज कर सकते हैं। बट आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि यहाँ जो ऑफेंसेस है ना, वो प्रॉपर्टी रिलेटेड नहीं। आपने जो 4 ऑफेंसेस देखे हैं अभी, ये जो ऑफेंसेस देखे आपने, चैप्टर 11 में इन्होंने बात कर ली। चैप्टर 11 इज मोस्ट प्रोबेबली ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, आप फिर भी एक बार देख लेना, बट इट इज मोस्ट प्रोबेबली ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। बट उसमें 193 वन नहीं आ रहा, 196 नहीं आ रहा, 197 नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये ऑफेंस हो गए। अब ये ऑफेंसेस प्रॉपर्टी अगेंस्ट नहीं है, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, ऑल्दो मिसचीफ मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है, राइट? एक सेकंड दीजिए मुझे, लेट मी गो थ्रू इट। या एंड देन सो एनी अदर ऑफेंस दैट मे ब्रीच पीस हैज नॉट बीन डिफाइंड। यहाँ पे ये भी चीज बस ध्यान रखना। We can only understand that offense that may be breach peace in the security would be something grave। मतलब बाकी जो ऑफेंसेस है वो थोड़े ग्रेव नेचर के हैं। तो डी जो बात कर रहा है कि एनी अदर ऑफेंस विच में ब्रीच पीस, उसका नेचर ग्रेव नेचर का होना चाहिए। बहुत कोई छोटा मोटा नहीं, मतलब डकॉइटी है यहाँ लिखा नहीं होगा, डकॉइटी में भी दे, रॉबरी में भी दे, उस सेंस ऑफ प्रॉपर्टी आ भी जाए। और यहाँ प्रॉपर्टी शब्द वैसे कहीं नहीं लिखा हुआ, आपको याद रखने में मदद हो। और फॉर कीपिंग द पीस का मतलब क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका मतलब है टू अवॉइड एनी फर्दर मिसएडवेंचर्स ऑफ द सिमिलर काइंड। ऐसी चीजें मत करो, वापस से धमकियां मत दो वापस, तुम अब बाहर जाके लड़ाई वगैरह मत करो। दिस इज ओनली अ काइंड ऑफ अश्योरेंस बीइंग गिवन फ्रॉम द कन्विक्ट। कन्विक्ट से आप ये चाहते हो, कन्विक्ट से चाहते हो कि वो कहे, वो माने दैट वंस यू आर डन विद योर पनिशमेंट, आपने एक बार अपनी पनिशमेंट पूरी कर ली, उसके बाद आप कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे फिर से तुमको क्या किया जाए, पनिश किया जा सके। अब ये वाला सेक्शन 125 यू रीड इट विद 138 बीएनएसएस। एक बार आप 138 भी निकाले। सेक्शन 138, commencement of period for which security is required। commencement of period 125 read with 138। commencement of period for which security is required if any person, please see your period, if any person, अगर कोई भी व्यक्ति, in respect of whom an order requiring security is made under section 125 or 136 is at the time such order is made sentenced to or undergoing a sentence of imprisonment, the period for which such security is required shall commence with the expiration of such sentence। तो स्टार्ट कब से होगा वो पीरियड, वो बॉन्ड पीरियड? जब उसकी सेंटेंस एक्सपायर कर जाए। In other cases, such period shall commence on the date of such order unless the magistrate for sufficient reason fixes a date। और दूसरे केसेस में, दूसरे केसेस कौन से हो गए? बहुत बार ऐसा होता है कि जिस दिन सेंटेंस होनी है अक्यूज को, अक्यूज ऑलरेडी अक्यूज ऑलरेडी सेंटेंस पूरी अपनी बिता बिता चुका है,
अंडर ट्रायल था उसका, वो जो ही वॉज अ अंडर ट्रायल प्रिजनर, तो पूरे ट्रायल के दौरान प्रिजन में ही रहा। तो प्रावधान है, अभी आप आगे पढ़ेंगे इसी में, बीएनएसएस में आगे पढ़ेंगे कि उसकी उसका जो कन्विक्शन होगा उस टाइम पे सेट ऑफ कर दिया जाएगा। हिज his what should I say, his detention period will be set off। तो इसलिए लिखा हुआ है सेकंड सब क्लॉज में, सेकंड सबसेक्शन में कि दूसरे केसेस वही जब वो उसकी सेंटेंस ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तब कमेंस होगी डेट ऑफ सच ऑर्डर अनलेस द मजिस्ट्रेट शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ सच ऑर्डर। तो उसी दिन, ऑर्डर के ही दिन स्टार्ट हो जाएगा उसका पीस बॉन्ड का समय, अनलेस द मजिस्ट्रेट फॉर सफिशिएंट रीजन फिक्सेस अ लेटर डेट। अनलेस मजिस्ट्रेट साहब कोई दूसरा दिन फिक्स नहीं कर देते। ठीक है, ओके गाइस, वेट अ सेकंड, ये अभी भी मुझे परेशान करने लगा है। वन नोट, आई हैव टू लुक फॉर द रीजंस फॉर दिस डिले। लेकिन आप ये बात लिखिएगा, ठीक है? आप मैं बोल रहा हूँ, प्लीज राइट इट। आपने सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 की जगह छोड़ देना, ये वीडियो पॉज करके लिख लेना सेक्शन 138 को, और लिखना है ऐसे 125 बीएनएसएस टू बी रेड विद 138 बीएनएसएस। ऑलराइट, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा सेक्शन 125 बीएनएसएस to be read with section 138 BNSS। आपने कहा सेक्शन 138 क्या है? इट इज commencement of period for which security is required। ठीक है, फर्स्ट सबसेक्शन, periods will start period will start at the expiration of sentence जो भी उसको मिली है उसको एक्सपायरेशन पर। सेकंड, इन अदर केसेस on the date of order, unless magistrate for sufficient reason fixes a later date। ठीक, और मैंने आपसे कहा ये अदर केसेस कौन से हैं? अदर केसेस का मतलब है व्हेन ही इज नॉट अंडरगोइंग imprisonment, जब वो imprisonment या is not sentenced to imprisonment। इसमें आप आगे लिखिए when he is not undergoing imprisonment or not sentenced to imprisonment, for example when he has undergone enough imprisonment during the trial, for example when he has undergone, all right, undergoing imprisonment, और मैं लिख रहा हूँ sentence to imprisonment, for example when he has undergone enough imprisonment during the trial and it is set up ठीक है। So if the sentence order comes and you have already gone imprisonment in incarceration,
for a particular period, then you will be released at once. And if you are released at once on the date of judgment, you are convicted, although but not imprisoned. Then it will be applied right there. Then these 3 years will start from that day of order. Or if later date has been given, on that later date, those 3 years will start. Because the purpose is preventive. If he is already behind the bars, you are already preventing him. आप प्रिवेंट कर ही रहे हो ना उसे. जेल में अंदर है ही तो काहे फिर पीस बॉन्ड उसका जेल में स्टार्ट होगा. जेल से बाहर तो निकलने दो, आने दो उसको बाहर, स्टार्ट करना. And security here means some amount of money will be asked to be forfeited if he breaches the condition of the bond. अगर कोई भी वो कंडीशन ब्रीच करता है तो जो अमाउंट ऑफ मनी है वो forfeit हो जाएगा. Then comes next section. Section 125 हमने पढ़ लिया, 128 हमने पढ़ लिया. Let us move to section 126. Section 126 ये सिर्फ फिल्म्स के लिए जरूरी है. फॉर फिल्म्स एंड ऑल्सो फॉर अदर एक्ट्स. जब आप दूसरे एक्ट पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाओ. ठीक है. सिक्योरिटी. और अभी बीएनएस में भी आगे चल के बहुत जगह लिखा होगा कि इसी एक्ट में बहुत जगह आगे लिखा होगा कि भाई दूसरे प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत हम बॉन्ड इशू कर सकते हैं. तो ये वो दूसरे प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे. सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस. सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस. सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस. अब यहाँ देखिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात होगी. देखिए, when an executive magistrate receives information that any person is likely to commit a breach of peace, or disturb the public tranquility, or to do anything wrong act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility. जब एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी that कोई भी पर्सन is likely to commit a breach of peace. कोई भी इंसान करने वाला है, ऐसा क्या करने वाला है, वो पीस को ब्रीच करने वाला है या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने वाला है, और टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट या कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करने वाला है दैट मे प्रोबेबली ओकेजन अ ब्रीच ऑफ द पीस और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. तो अगेन भाई दो शब्द, ब्रीच ऑफ पीस, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. या तो वो लाइकली टू कमिट है, ठीक, और या फिर वो कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करने वाला है जिससे ये होगा, जिसका असर ये होगा. एंड इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग. और उनको ये लगता है कि हाँ भाई सफिशिएंट ग्राउंड है आगे बढ़ने के लिए. ही में इन द मैनर हियरन आफ्टर प्रोवाइडेड रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड. तो वो क्या करेंगे, रिक्वायर. अच्छा, अभी 125 पढ़ा है, वहां नहीं लिखा था, यहाँ लिखा हुआ है रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज. यानी उसको पहले नोटिस भेजा जाएगा कि भाई देखो तुम्हारे खिलाफ ये इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे खिलाफ सफिशिएंट ग्राउंड भी है आगे बढ़ने का. अब तुम हमें बताओ, और हमारी मंशा है कि तुमसे हमें बॉन्ड भरवाना है फॉर कीपिंग द पीस. अब तुम हमें ये बताओ कि हम तुमसे बॉन्ड एग्जीक्यूट क्यों ना करवाएं. तो उसको नोटिस जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी दोगे आप अपने आप को समझाने की. अब वो समझा देता है तो ठीक है, नहीं समझा पाता है तो आपने जो ऑर्डर किया है, यानी आप अपने ऑर्डर को एब्सोल्यूट बना दोगे और आप उसके खिलाफ ऑर्डर कर दोगे. लेकिन यहाँ पर लिखा है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर. तो आप जो ऑर्डर करते हो वो बॉन्ड के लिए यहाँ पर फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस, वो सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा. दिस इज व्हाट इज सबसेक्शन 1. Subsection 2. Proceedings under this section may be taken before any executive magistrate when either the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended. जहां पर breach of peace या disturbance apprehend लग रहा है कि वहां पे होगा, या तो उस एरिया के मजिस्ट्रेट के सामने proceedings होंगी, or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of peace or disturb public tranquility or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction. अब हो सकता है आपके एरिया में नहीं होने वाला है पीस का ब्रीच या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लेकिन जहां भी होने वाला है जो इंसान वो करेगा
जो इंसान इस चीज को करेगा वो इंसान आपके जुरिसडिक्शन में, तो या तो इंसान आपके जुरिसडिक्शन में हो या फिर इलाका आपके जुरिसडिक्शन में हो। सबसेक्शन 2 यही कह रहा है। तो उस केस में आप अ, अगर आप ऐसे मजिस्ट्रेट हैं तो फिर उस केस में आपके ही कोर्ट में या आपके ही सामने प्रोसीडिंग्स होंगी। दैट इज व्हाट इज। आप इसको लिख लेना कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की यहाँ बात है। ठीक है, और क्या बात है? रिसीव्स इंफॉर्मेशन। जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिली, रिसीव्स इंफॉर्मेशन that any person is likely to commit a breach of peace, that any person, क्या इंफॉर्मेशन मिली? any person is likely to commit a breach of peace or disturb public order, breach of peace करने वाला है या disturb the public tranquility, or to do any wrongful act, or to do any wrongful act which probably occasion, that may probably occasion, जो जिसकी वजह से ब्रीच ऑफ पीस हो जाएगा या फिर डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। एंड इज ऑफ द ओपिनियन, एंड मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन, एंड सच ईएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज ऑफ द opinion that sufficient grounds exist, sufficient ground exists for proceeding, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाएगा और एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस will be followed and a show cause notice will be given। तो सीधा बॉन्ड नहीं दिया जा रहा, पहले उसको पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारे खिलाफ बॉन्ड हम जारी करना चाहते हैं। ठीक, टाइम लिख लीजिए प्लीज। यहाँ पर टाइम इज मैक्सिमम 1 ईयर, टाइम इज मैक्सिमम 1 ईयर। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ शब्द है ईएम इज ऑफ द ओपिनियन दैट सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर प्रोसीडिंग। तो उसका ओपिनियन है। ओपिनियन किस बात पर बना है? एविडेंसेस की बेसिस पे कि मुझे एविडेंसेस मिले हैं, they are justiciable, that is why I said preventive measures have to be taken with justification। यानी आप प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हो, अब आपको जस्टिफिकेशन देना होगा ना। ऐसे थोड़ी कुछ भी कि हमें लग रहा था तुम करने वाले हो तो गिरफ्तार कर लिया। देयर इज सम जस्टिफिकेशन, दैट जस्टिफिकेशन इज कि मुझे एविडेंस मिले हैं एंड दे दोज एविडेंस शो कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो जो यहाँ लिखा हुआ है। द जस्टिफिकेशन in 125 is that there is conviction of that person। अभी हम 125 पढ़ के आए, वहां भी जस्टिफिकेशन, वहां जस्टिफिकेशन है कि वहां उसने वो तो क्राइम करके कन्विक्ट हो चुका है, he is already found guilty of doing that act। But the justification of opinion, I mean the justification in this 126 is of opinion, is that the opinion
which exist on reasonable grounds. So reasonable grounds must exist. There must be some cogent evidence that must give you an indication that this person may disturb the peace. Let me write it. आप कह रहे हो जो जस्टिफिकेशन है बॉन्ड्स की, वो 125 में तो कन्विक्शन थी, वो ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है, और 126 में sufficient grounds exist. Sufficient grounds exist. तो एविडेंस है, जो एविडेंस उसके सामने लाए गए होंगे, ठीक है. देन नेक्स्ट सेक्शन इज 127, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन. अब हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना, अब सिर्फ एक इनकी रीडिंग रिक्वायर्ड है. सेक्शन 127, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर. सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर from persons disseminating certain matters. अब आप भाषा देखिए बदल रही है. 125 पढ़िए, क्या था हेडिंग? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन. 126 क्या है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और इन अदर केसेस. तो कीपिंग पीस की बात हो रही. 127 कहता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर. सबसे पहले तो आप यही याद रखना कि कीपिंग पीस दो शब्द कहां पे आ रहे हैं? 125 126 में आ रहे हैं. पर 127 में क्या लिखा है? गुड बिहेवियर. 128 में भी क्या लिखा है? गुड बिहेवियर. 129 में भी क्या लिखा है? गुड बिहेवियर. तो पहले दो कीपिंग पीस, अगले तीन गुड बिहेवियर. अब गुड बिहेवियर 127 में अलग चीज के लिए, 128 में अलग चीज के लिए, 129 में अलग चीज के लिए. क्या है देखिए, पढ़िए. When an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction any person who within or without such jurisdiction. यहाँ लिखा है चाहे उसका jurisdiction है चाहे उसका jurisdiction नहीं है, either orally or in writing or in any other manner intentionally disseminates. कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके इलाके में कोई इंसान है, एनी पर्सन हु, मतलब जो डिसेमिनेशन कर रहा है, जो बातें फैला रहा है, किसी को हो सकता है डिफेम कर रहा हो, जो भी वो कर रहा है, जो बातें वो फैला रहा है, किसी भी माध्यम से ओरली फैला रहा है, रिटर्न फॉर्म में फैला रहा है, वो इंसान उसके जुरिसडिक्शन में है. लेकिन हो सकता है जो बातें वो फैला रहा है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन में ही फैला रहा हो या उनके बाहर फैला रहा हो. जैसे घर में पिताजी होते हैं, अब आप उनके बच्चे हो, अब या तो तुम घर में ही तबाही मचा रहे हो, शोर शराबा कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, जो भी है, या तो घर में ही कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें डांट पड़ती है, या तुम घर के बाहर करके आए, या घर के बाहर करने का प्लानिंग कर रहे हो. कल सुबह जाऊंगा, तबाही मचाऊंगा बाहर, पिताजी क्या देखते रहेंगे तुमको? नहीं. ऐसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो कह रहा है इंसान तो मेरे इलाके में है, अब चाहे तबाही, चाहे जो ये डिसेमिनेशन कर रहा है, चीजें खराब करना चाहता है, वो मेरे इलाके में है कहीं बाहर. So when an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction any person who, within or without such jurisdiction, either orally or in writing or in any other manner, मतलब डिजिटली हो गया मोस्ट प्रोबेबली, इंटेंशनल डिसेमिनेट्स, जानबूझकर डिसेमिनेट करता है, अटेम्प्ट करता है डिसेमिनेट करने का, या अबेट कर रहा है डिसेमिनेशन को. अभी इंटेंशनल शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इंटेंशनल लिखा है, ठीक है. दैट इज क्लॉज फर्स्ट में इंटेंशनल लिखा है, क्लॉज 2 में इंटेंशनल शब्द नहीं लिखा होगा. जो इनका सब सेक्शन 1 का क्लॉज 2 है, जिसमें मेक्स, प्रोड्यूस, पब्लिशेस और कीप्स फॉर सेल लिखा है, वहां पे इंटेंशनल शब्द नहीं है. तो मार्क कर लेना कि फर्स्ट क्लॉज में इंटेंशनल है, ठीक है. तो either orally or in writing or in any other manner intentionally disseminates or attempts to disseminate or omits the dissemination of any matter the publication of which is punishable under section 152
152 और 196 और 197 और 299 of भारतीय न्याय संहिता. This is the endangering act endangering sovereignty, unity and dignity of India or such other matter as is mentioned in this section. Alright, मतलब इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए sections हैं which are 152, 152, 196, 197, 299 sedition मेरे ख्याल से. हाँ, right. This must be sedition. अगेन प्लीज कंफर्म अपनी भारतीय न्याय संहिता अभी अभी आप खोलिए और उसमें से देखना है ये. तो 152, 196, 197 टू 99 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता और एनी मैटर कंसर्निंग a judge acting or purporting to act in the discharge of his official duties which amounts to criminal intimidation or defamation. तो जज के खिलाफ कोई भी intimidation या defamation, then it is written makes, produces, publishes or keeps or false import, conveys, sells, lets to hire, distributes publicly, exhibits or in any other manner puts into circulation any obscene matter, कोई भी obscene matter, such as is referred to in section 294 of the Bharatiya Nyaya Samhita. And the magistrate is of the opinion, again, what is the justification? That there is sufficient ground for proceeding. The magistrate may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond or bail bond for his good behavior for such period not exceeding 1 year. तो यहाँ भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, यहाँ भी टाइम 1 year है. As the magistrate thinks fit. Subsection 2, no proceeding shall be taken under this section against the editor. Editor के खिलाफ कुछ नहीं होगा, proprietor के खिलाफ कुछ नहीं होगा, printer के खिलाफ कुछ नहीं होगा, publisher के खिलाफ कुछ नहीं होगा. एंड पब्लिश इन कंफर्मिटी, जब तक कि वो रूल्स को फॉलो करेंगे, दे विल बी इन कंफर्मिटी विद द रूल्स लेड डाउन इन द प्रेस इन रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट with reference to any matter contained in such publication except by the order or under the authority of the state government or some officer empowered by the state government in this behalf. स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि लेना है एक्शन तो लेना है भाई उसको. दैट इज व्हाट इज ऑल इन 127. यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या है, आप एक बार नोट कर लीजिए. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ठीक है. इन्होंने जो अपराध यहाँ बोले हैं वो है क्या क्या. सेक्शन 152, 196, 197, सेक्शन 299 और भारतीय न्याय संहिता है ये सारे. उसके बाद बी में इन्होंने बोला है दिस इज रिगार्डिंग सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 1 में बी में इन्होंने बोला क्रिमिनल इंटिमिडेशन डिफेमेशन टू अ प्रिसाइडिंग जुडिशियल ऑफिसर. क्रिमिनल इंटिमिडेशन डिफेमेशन टू अ प्रिसाइडिंग जुडिशियल ऑफिसर. Then there is section 294 BNS obscenity या any obscene matter और इनका बेसिस वही ओपिनियन है और उसमें क्या करेंगे, शो कॉज करेंगे कि तुम्हारे खिलाफ बॉन्ड क्यों एग्जीक्यूट न किया जाए. व्हाट इज द टाइम पीरियड हियर, अगेन मैक्सिमम 1 year. लेट मी सी 152 क्या है. आपकी सीआरपीसी की बेल एक्ट में ही सबसे पीछे टेबल होती है, उस टेबल में देखिए 152 जिसमें लिखा रहता है कि कोई क्राइम कॉग्निजेबल है, कौन सा है. तो 152 इज एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. 153 तो नहीं हमें देखना, 196 हमें देखना है. 196
या लिख लीजिएगा, अपने बैरक से देखिए इनके नाम आप लिख लीजिएगा। 196 is promoting enmity between different groups, promoting enmity between classes in place of worship, imputations, assertions, prejudicial to national integration। ठीक है, ये सब है। And 197, अच्छा 197 is imputations, assertions, 197 is committed in a place of public worship, all right। 299, 299 मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप भी अपनी बुक खोलें, पीछे पन्ने पलटे और पन्ने पलट के यहाँ पर लिख लें। 299 is deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs। ठीक है, ओके, दैट्स इट। मैंने शायद सेडिशन बोला था, सेडिशन इसलिए बोला था क्योंकि इस बार सेडिशन नाम नहीं है, उस सेक्शन को मेंटेन रखा गया है। ऐसा नहीं है 124 ए को ऑल टुगेदर हटा दिया गया है, उसका नाम अब हटा दिया है लेकिन शब्द सेम। 152 जब आप पढ़ेंगे एक बार और श्योर करना, पर दोनों कंपेयर करना, लास्ट 124 ए जो पहले आईपीसी में था और 152 अब जो यहाँ पर है, एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दिस इज द वर्डिंग्स ऑफ दिस सेक्शन विल बी सिमिलर टू 124 ए, but confirm it once. I read it some time ago. It has been some time. So what I'm recalling is कि 152 और उसके wording same है, 152 is the same as such। ठीक। Next is 128, 128, section 128, security for good behavior from suspected persons, security for good behavior from suspected persons। ठीक है, ये भी आसान है, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। It is written when an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction a person taking precautions to conceal his presence, अपनी presence छुपाना चाहता है, and there is reason to believe that he is doing so with a view to committing a cognizable offense। अपनी पहचान छुपा रहा है, वो इसलिए छुपा रहा है क्योंकि उसको cognizable offense करना है साहब, एक serious offense commit करना है। The magistrate may, in the manner hereinbefore provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond or bail bond for his good behavior for such period not exceeding 1 year। It is simple। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, कोई इंफॉर्मेशन है, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक पर्सन है who is concealing himself to commit cognizable offense, उसको ये EM may send notice to show cause। ठीक, कि उनके उसके खिलाफ क्यों बॉन्ड न जारी किया जाए। एंड फिर से मैक्सिमम टाइम पीरियड यहाँ भी 1 साल का है, इतना ही लिखा हुआ है। 129, 129 आपने ना देख पाया हो तो पीछे कर पॉज करना वीडियो, देन राइट इट। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। ठीक है, ये भी गुड बिहेवियर है। वो सस्पेक्टेड पर्सन था, ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे। यहाँ पर अब आपको पूरा वैसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लीजिए क्या है, एक बार चलिए मेरे साथ पढ़ लीजिए। वेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो यहाँ भी ईएम है, जुडिशियल ऑफिसर तो सिर्फ 125 में था एक बार। receives information that there is within his local jurisdiction a person who is by habit a robber, a housebreaker, thief, forger, or is by habit a receiver of stolen property knowing the same to have been stolen, और हैबिचुअली प्रोटेक्ट्स और हार्बर्स थीव्स, बचाता है चोरों को। पहला पॉइंटर रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, थीफ है,
फॉर्जर है। दूसरा पॉइंट है हैबिट से ही रिसीवर ऑफ स्टोन प्रॉपर्टी है, जानते हुए भी कि चुराई हुई चीजें फिर भी लेता है। सी पॉइंट है कि प्रोटेक्ट करता है, बचाता है चोरों को, एड करता है इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोन प्रॉपर्टी। डी पॉइंट है हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, अबडक्शन, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, दुनिया भर का सब कुछ, सारे काम हैबिचुअली करता है। ई में लिखा है हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ पीस, वो भी आ गया। एफ में आ गया हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट्स द कमीशन ऑफ, ये सारे ऑफेंसेस। ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट 1946, एम्प्लॉयज प्रोविजन फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि फॉरेनर्स एक्ट अब गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया है एंड दे हैव मर्ज्ड इट इनटू सम अदर एक्ट नाउ। तो जस्ट गो थ्रू द न्यूज़ वंस कि अब कौन सा वो नया एक्ट है। डी है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, देन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, any offense punishable under any other law providing for the prevention of hoarding or profiteering or of adulteration of food or drugs, or is so desperate and dangerous as to render his being at large without security hazardous to the community। और 3 साल लिखा हुआ है यहाँ भी, नॉट एक्सीडिंग 3 years एज द मजिस्ट्रेट थिंग्स। ठीक है, तो आप सिंपल क्या याद रखो कि भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए है, ठीक है, और मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 3 साल है। बाकी एक बार रीडिंग इस तरह से थोड़ा धीरे धीरे करना एक और बार कि आपको याद आ जाए। बाकी सेक्शंस मेरा आपसे कहना है कि आप एक बार खुद पढ़ना। अब जो आगे के मैं आपके साथ और रीडिंग करता जाऊं तो आपको भी बोरियत होगी, लेकिन प्लीज 144 तक अगर आपने एक भी बार नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर पढ़ना, क्योंकि अब नेक्स्ट हम चीज जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी 144 मेंटेनेंस। ठीक है, तो वो भी थोड़ा लेंदी टॉपिक है। अभी तक आपने पढ़ क्या लिया है, उसकी समरी क्या है। आपने 126 से स्टार्ट किया है, सॉरी 125 से आपने स्टार्ट किया है, 126, 127, 128, 129, ये कीपिंग पीस के लिए है, ये भी कीपिंग पीस के लिए है, ये गुड बिहेवियर, ये गुड बिहेवियर, ये गुड बिहेवियर, पूरे लेते हैं। ये कीपिंग पीस इन केस ऑफ कन्विक्शन है, ये इन अदर केसेस है। ठीक है, 129 अभी आपने पढ़ा हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए है, 129 हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए है, 128 आपने पढ़ा गुड बिहेवियर लेकिन सस्पेक्टेड पर्सन्स के लिए है, सस्पेक्टेड पर्सन। और ये है डिसेमिनेटिंग सर्टन, मतलब डिसेमिनेशन कर रहा है जो व्यक्ति, फ्रॉम पर्सन्स डिसेमिनेटिंग सर्टन मैटर्स, यहाँ लिखना चाहिए डिसेमिनेट, पर्सन्स डिसेमिनेटिंग मैटर्स। ठीक, यहाँ जज है जुडिशियल, यहाँ पर जज कोर्ट ऑफ सेशन, सेशंस कोर्ट है या जीएमएफसी है। अब ऐसा नहीं है इसमें सीजीएम भी इंक्लूडेड है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए आप कहेंगे नहीं सीजीएम तो है नहीं, और ये 3 साल के लिए है। दिस इज 3 years, up to 3 years, max 3 years। This is executive magistrate, this is executive magistrate, this is executive magistrate, this is executive magistrate, this is 1 year, this is 1 year, this is 1 year, but this is again 3 years। एक बार चेक कर लो, 129 का लास्ट था, इट इज अगेन 3 years। ठीक है, सेशंस कोर्ट मेरे भी दिमाग से निकल गया था, बट प्लीज रिमेंबर
जेएमएफसी एंड सेशंस कोर्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये आपको पूरा इसमें याद रखना है। ये हिस्सा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हमारा पेन फिर से अटक गया है। बट दैट इज ऑल इन दिस चैप्टर व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डन एटलीस्ट हमारे डिस्कशन में। नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद मेंटेनेंस, होपफुली यू विल बी देयर और आप मेंटेनेंस अपना बढ़िया से एकदम कवर कर देंगे। ठीक है, पेन चल गया है, मैं एक बार इसकी फुल बाउंड्री बना दूं। ठीक है, लेट मी ड्रॉ फुल बाउंड्री। आप जा सकते हैं और याद रख सकते हैं जो हमने पढ़ा। ओके, पेन नोट हो गया। ठीक है, बाय बाय गाइस, आई जस्ट क्लोज इट, टाटा, सी यू।